सो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास तक हमने पार्टनरशिप के मीनिंग वगैरह हमने समझा क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली है क्या, जो क्लास 11 से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अब आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो होगा। पार्टनरशिप की मीनिंग हमने पढ़ा, उसके फीचर्स में दो फीचर हमने कवर करा, दैट इज व्हाट। पहला था आपका टू और मोर, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों का जो मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम प्रॉफिट वगैरह शेयर करेंगे। दैट वाज द फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर वाज व्हाट? सेकंड फीचर वाज एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर मुंह जबानी भी हो सकता है, दैट इज ओरल एग्रीमेंट, राइट। रिटन एग्रीमेंट में को हम क्या बोलते हैं? क्विकली, जल्दी। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के अंदर बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच एक्ट? स्टैंप एक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स है, उसमें कंटेंट्स में अदर देन, देखो जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा वो क्या क्या होगा? नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ दिस द पार्टनर्स, रेसिडेंस भी होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कितना कितना है हर एक पार्टनर की, राइट। और इसके अलावा और क्या था? जो मेन फीचर्स थे वो ये था पार्टनरशिप डीड का कि पार्टनर्स हो सकता है सैलरी ले अपने ही फॉर्म से, तो वो सैलरी, मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, कमीशन का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे दिया जाएगा अगर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस रेट पे फर्म जो है पार्टनर से लेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना हो सकता है, रेट ऑफ दैट लोन, एंड फाइनली व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 30, एक तो माइनर पार्टनर वाला मैंने बताया था, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अलावा भी है आपका सेक्शन 31 है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो फॉर्म में, लेकिन इसके लिए बाकी जितने पार्टनर्स हैं, अदर पार्टनर्स, उनकी हर एक की कंसेंट होनी होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट। एक ने भी अगर मना कर दिया, 5 लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म है, एक ने भी अगर मना कर दिया तो एक नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में लिखा होगा सेक्शन 31 में कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो, उसमें अगर आपने रिटन एग्रीमेंट बनाया कि एक बंदा भी कहेगा नए पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, ठीक है, किसी भी नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टनर्स ऑल ऑफ देम एग्री टू इट। एक सेक्शन 32 है रिटायरमेंट। ये सारे ना अलग अलग चैप्टर्स बता रहा हूं मैं पार्टनरशिप के। सेक्शन 32 में एक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर 5 लोगों का एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें से एक बंदा रिटायर होना चाहता है, एक तो प्रायर नोटिस देना होगा उसे फॉर्म को, प्रायर नोटिस के अलावा उसके अलावा भी बाकी सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, आप जाना चाहते हो जाओ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी पार्टनर जब मर्जी छोड़ के चले जाए? ऐसा इसलिए नहीं है। एक बात बताओ, अगर 5 लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें से एक बंदा जाना चाह रहा है, तो एक बंदा अपना पैसा लेके जाएगा ना, जितना पैसा उसने कैपिटल डाला बिजनेस में वो मांगेगा नहीं? तो बाकी पार्टनर को भी तो कैश तो चाहिए होगा फॉर्म में उसको देने के लिए, तो इसीलिए कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। और लास्ट है आपका सेक्शन 35, वो इंडिविजुअल चैप्टर्स में डिटेल में बताऊंगा। सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक चैप्टर भी है आपका, एक डिसोल्यूशन भी है। अगर मान लो 4 पार्टनर है, उसमें से एक भी बंदा अगर किसी का डेथ हो गया, किसी पार्टनर का, पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, उसी दिन खत्म हो जाती है पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब हुआ कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम 4 पार्टनर्स हैं, हम में से अगर किसी का डेथ हो गया तो बाकी 3 पार्टनर इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, देन दे कैन कंटिन्यू विद दैट फॉर्म इवन इन केस ऑफ डेथ, अदरवाइज डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे ये जो मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, मैंने सीयूटी के चीजें भी कवर कर रहा हूं साइड बाय साइड। सीबीएसई में इतना डिटेल में नहीं पूछते, मैं मानता हूं, लेकिन साइड बाय साइड आपका सीयूटी की भी तैयारी होगी इसमें,
है ना, डोमेन सब्जेक्ट अगर आपने अकाउंट्स लिया तो ये सब पूछे जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर पूछा जाता है। तो ये सारे तो हो गया आपके क्या है, सारे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसकी कंटेंट्स। नाउ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड आपने बनाया ही नहीं, रिटन एग्रीमेंट करा ही नहीं, आप दो तीन अच्छे दोस्त हो, आप तीनों ने मिलकर सोचा छोड़ यार क्या रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, पैसे देना पड़ेगा, है ना, कोर्ट में कोर्ट फी देना पड़ेगा, ये सारी चीजों में पैसे खर्च होगा, नहीं करते हम रजिस्टर। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, हम ठीक है एक गुडविल में बिजनेस को हम कर लेंगे यार, अच्छी नीयत से हम कर लेंगे। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम यहां पे तब आएगी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लो डिस्प्यूट हो गया, आपने रजिस्टर तो नहीं कराया फॉर्म को, ऑप्शनल है, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते हो आप, डीड भी नहीं बनाओगे उस केस में आप, तो वहां पे दिक्कत क्या आती है, जब डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है ना। अब अगर मान लो आपने नहीं बनाया पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट नहीं करा, मुंह जवानी आपने ओरली डिसाइड कर लिया एंड यू स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर फॉर्म, आपने स्टार्ट कर दिया, करते करते अब इसमें दो तीन जो आपके प्रोविजंस है वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, डिस्प्यूट हो सकता है रिगार्डिंग व्हाट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो सकता है। अगर कल को ऐसा हो गया कि आप लोगों ने म्यूचुअली मुंह जवानी ओरली आपने स्टार्ट तो कर दिया फॉर्म, 2 साल बाद लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया आपने, ठीक है, अब दो पार्टनर्स है, उनमें से एक कह रहा है मैं ना कैपिटल ज्यादा डाला, मुझे ज्यादा चाहिए प्रॉफिट का हिस्सा, सर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, गलती आपकी है, अगर आपने ज्यादा कैपिटल डाला था पहले ही आपको पता होना चाहिए था, उस टाइम पे आप पार्टनरशिप डीड बनवा लेते हैं, क्यों नहीं बनाया, ये आपकी गलती है सर। सो इन दैट केस अगर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करो, और वो एक्ट कहता है प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। ये तभी होगा जब डिस्प्यूट होगा आपस में, कि अगर मान लो रिटन एग्रीमेंट नहीं है, अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है और दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर से आपस में डिस्प्यूट हो जाए कि यार प्रॉफिट को बांटने को लेकर, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे बांटोगे, इक्वली बांटा जाएगा। एक और है इसमें, दो चीजें हैं बस, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, मान लो किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को क्या दिया, लोन दिया, मुंह जवानी आपने कर तो दिया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कल को जाके जिसने लोन दिया, सपोज दैट इज मिस्टर अजय, अजय ने अपने फर्म को लोन दिया, अब अजय कहता मेरे को ना 18% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, नहीं मिलेगा, उनको इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा दैट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट व्हाट, 6% पर एनम। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, कंफ्यूज मत करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन विच हैज बीन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, उस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 6% पर एनम के हिसाब से ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी को, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम एनी पार्टनर, नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर एंड नो कमीशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर बाय द फर्म। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। किस केस में नहीं मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड के आपकी रिटन एग्रीमेंट अगर ना हो, डीड अगर आपने नहीं बनाया तो किसी को ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसकी ड्रॉइंग्स में से चार्ज होगा, ना किसी को सैलरी दी जाएगी और ना किसी को कमीशन दिया जाएगा। क्लियर है? सिर्फ दो चीजें आपने क्या क्या याद रखना है कि इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है
अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट रेशियो कैसे बांटे हुए? इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना हो जाएगा? 6% पर एनम। बस दो चीजों को ध्यान रखना, इसके अलावा सारे दिमाग से निकाल दो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि अगर पार्टनर ने लोन दिया अपने फर्म को, उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा फर्म की तरफ से? 6% पर एनम। बहुत लोग पूछते हैं सर, मैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा अगर रिटर्न डीड ना हो? सर 6%। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज ओनली फॉर व्हाट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, याद रहेगा? ठीक है, तो ये था आपका सेकंड फीचर। थर्ड है बेटे आपका, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हो, दैट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय लॉफुल बिजनेस? कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका अंडर एनी लॉ इन आवर कंट्री। ठीक है, कोई स्मगलिंग शुरू कर दिया आपने, ठीक है, 2 नंबरी का काम, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, नहीं कर सकते सर, रेस वो इलीगल बिजनेस हो जाएगा। सर हाँ जी। सर जैसे ओरल उसमें एब्सेंस ऑफ डीड में कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप में ले भी रहे हैं सैलरी, तो कौन रोक रहा है उनको? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर मान लो कोई पार्टनर म्यूचुअली एग्री करके इन एब्सेंस ऑफ डीड, अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पार्टनर है, ए और बी को कोई दिक्कत नहीं है सी को सैलरी देने में, करो दो, सानू की हमें क्या जरूरत है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है व्हेन देयर इज डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। कोई कह रहा है दूंगा, कोई कह रहा है, कोई पार्टनर कहना ना हम तो नहीं दे रहे सैलरी आपको, देन इन दैट केस उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, बिकॉज दिस इज द मिस्टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर। उन्होंने रिटर्न डीड क्यों नहीं करा, अगर उनको पहले से ही पता था ये चीज, फिर हो सकता है बाद में जाके वो डीड बना दे, यू कैन डू दैट। ठीक है बेटे, नाउ लुक, एक तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, दूसरा में आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। इसका मतलब अगर आपने कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई बिजनेस शुरू कर दिया 2-3 लोग मिलके, इट वोंट बी काउंटेड एज व्हाट? पार्टनरशिप बिजनेस नहीं माना जाएगा उसको। अब आपने एक चीज देखा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, चलो ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर है, डीड में जो भी रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। व्हाट अबाउट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? अभी बताया मैंने, क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना, डीड अगर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी प्रॉफिट है डेफिनेशन में भी है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। लॉस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। क्या करें, मान लो किसी ईयर में लॉस हो गया, किस रेशियो में बांटोगे? जो भी प्रॉफिट की रेशियो, ये एक इंप्लाइड चीज है। अगर हमने एग्रीमेंट करा प्रॉफिट एक सर्टेन रेशियो में हम बांटेंगे, फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स, 3:2:1 में उन्होंने प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री करा, सर लॉस भी इसी रेशियो में बेयर करेगा, तो ये एक इंप्लाइड कंडीशन है। ठीक है, जिस रेशियो में वो एग्री करेंगे प्रॉफिट को बांटने के लिए, उसी रेशियो में लॉस भी बेयर करेंगे सारे पार्टनर। तो ये इजी पॉइंट था आपका। ओके, अब देखो, इसका मतलब ये जो उन्होंने प्रॉफिट को बांटने के लिए एक एग्रीमेंट करा, यही एक एविडेंस है, यही एक प्रूफ है कि हमारी फर्म जो है क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, और लास्ट फीचर है आपका लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इसमें अप्लाई होता है। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? हाँ, लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? who have agreed to share profit, उसके बाद carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब जो भी बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज होगा एक फर्म का, या तो सारे मिलजुल के करेंगे, आपस में बांट लेंगे, या फिर क्या होगा, किसी एक पार्टनर को हम एजेंट बना देते हैं, तू काम कर सारा, इफ ही एग्रीज टू डू दैट, तू काम करो सारा, जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा। इसका मतलब जिसको काम करने के लिए दिया गया है, ही विल बी कॉल्ड द एजेंट, और बाकी सब प्रिंसिपल है। यानी कि लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं फॉर, तो लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कहता क्या है?
फॉर एनी एक्ट ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। तो एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है। सपोज ए और बी, अजय विजय, हमारे केस में ऐसे ले लो, अजय विजय दो पार्टनर हमने वो लिया था। अब अजय ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि सारा काम मैं करूंगा। अब अगर मान लो कल को जाके कोई नुकसान हो जाए तो विजय भी बाउंड होगा उसी डिसीजन, मतलब अगर कोई लॉस हो गया उस लॉस में विजय को भी बेयर करना पड़ेगा वो लॉस। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। आप किसी एम्प्लॉयर के लिए अगर काम करते हो, कहीं बाहर आप काम करने चले गए फील्ड में, अगर आपसे कोई नुकसान हो गया, वो नुकसान वो फील्ड जो बंदा गया है वो थोड़ी करेगा, वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मालिक करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। सो एम्प्लॉयर इज द प्रिंसिपल एंड द पर्सन जो एम्प्लॉय गया है वो एजेंट है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। सो दैट इज लॉ ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। तो इन सारे फीचर्स जो मैंने बताया आपको, इनमें आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा कम टू मी। अब आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बन गया आपका, उसके फीचर्स आपने देख लिया। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? आपने लास्ट ईयर बीएसटी में पढ़ा हुआ है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स या पार्टनर्स। पढ़ा है ना हमने? पार्टनरशिप फॉर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, अलग पहचान नहीं होती है अदर देन द पार्टनर, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां पे जो है अकाउंटेंसी में, जब आप अकाउंटिंग बुक्स वगैरह मेंटेन करोगे, यहां दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। पहला जो है आपका, द फर्स्ट वन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो कहता है पार्टनर्स हैव सेपरेट एंटिटी, separate entity different from its firm। हमने एक क्लास 11 में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन सा? सेपरेट एंटिटी। सर वेरी गुड। ये जो सेपरेट एंटिटी है, इसका मतलब क्या था कि ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। इसीलिए उसका एक एग्जांपल भी हमने पढ़ा था, एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बाय द फर्म या बाय द बिजनेस। यहां पे भी सेम होगा जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन करोगे। हर पार्टनर की जो इंडिविजुअल कैपिटल होगी, फर्म के लिए क्या होगा? वो लायबिलिटी होगी। लेकिन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जो इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है द पार्टनरशिप फर्म डू नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, different from its partners। इसका मतलब ये हुआ कि जब लीगल कोई मैटर आएगा, तब कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मेरा नाम तो, सपोज आपके पार्टनरशिप का नाम है ABC एंड एसोसिएट्स, आप कौन हो? अजय हो, विजय हो। अजय जाके ये नहीं कह सकता यार फर्म का नाम तो ABC एंड एसोसिएट्स है, मैं तो लायबल नहीं हूं उस लॉस के लिए, या उसको लायबिलिटी पे करने। ही कैन नॉट से दैट। फॉर एग्जाम्पल, AB एसोसिएट्स ने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। अब AB के नाम, AB एंड एसोसिएट्स के नाम पे लोन लिया गया, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, डॉक्यूमेंट साइन किसने करा होगा? इंडिविजुअली, दोनों पार्टनर ने करा होगा ना। तो बाद में जाके अगर मान लो ऐसा हुआ कि ये फर्म में लॉस हो गया, फर्म वापस नहीं कर पा रहा लोन, तो द पार्टनर्स will individually be held liable to repay that money to the bank। घर का एसेट बेच के आपको उनका पैसा पूरा करना पड़ेगा, बैंक का लोन। तो इन दैट केस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने से क्वेश्चन में आ जाए पेपर में, आप दोनों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताना है। एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक दूसरा क्या है आपका
लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये हुआ एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है, दैट लायबिलिटी इज व्हाट? अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब मान लो फर्म का पूरा फंड खत्म हो गया, सारे एसेट्स वगैरह बेच दिया, फिर भी वो लॉस कवर नहीं कर पा रहे, लोन वगैरह नहीं चुका पा रहे हो बाहर वालों की। इन दैट केस पार्टनर्स को अपना पर्सनल एसेट बेचकर भी ये लोन की भरपाई करनी पड़ेगी। हैं? कौन? माइनर तो बेनिफिट के लिए आएगा, वो लॉस में बेयर नहीं करेगा। जो जेन्युइन पार्टनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, दे विल हैव व्हाट? अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ। अब बेटे कुछ फॉर्म्स जो होते हैं उनको शॉर्ट में हम LLPs कहते हैं, यानी कि ये सारे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना जानो कि ये वो सारे पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके इसे रजिस्टर कराना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड LLPs। और इनमें हर पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पार्टनर्स, यानी कि इन पार्टनर ने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल होंगे, ऐसे पार्टनर्स। तो बेटे देखो, ये 4 अलग अलग सेक्शंस आपने याद रखना है अलग से। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, हो गया, अदर अनलेस देयर इज द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। उसके बाद हो गया आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए सेक्शन 31 है, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स चाहिए। 32 में रिटायरमेंट वाला कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और बाकी पार्टनर को भी एग्री करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज 35, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर अ फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अब आते हैं भाई और बहनों प्रैक्टिकल पार्ट में इसका। नाउ लुक, पार्टनरशिप फर्म की रिकॉर्ड बुक्स वगैरह कैसे मेंटेन की जाती है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। आज बच्चों आपको याद होगा क्लास 11 में आप लोगों ने पूरी साल की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, यानी कि आपने जर्नल एंट्री में पहले आपने रिकॉर्डिंग करा, लेजर पोस्टिंग करा, फिर आपने समराइजिंग करा, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या क्या चीजें बनाई थी? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला। फिर हमने उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने सारा ट्रांसफर कर दिया। फाइन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने कैसे बनाया? लेट्स सी। देखो, आपने कुछ ऐसा बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे क्या लिखोगे? डेबिट, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। इसके नीचे क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के लिए बनाई जाती है। 31st March dot 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 dot. Now this is what? Particulars. यहां पे डाल दो अमाउंट के लिए रुपीस का कॉलम, पर्टिकुलर्स, एंड देन इस कॉलम में डाल दो रुपीस का साइन। हो गया। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला, उसको जो आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर करा ना, जो भी आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आपने ट्रांसफर करा। उसके बाद बेटे अगर मान लो ग्रॉस लॉस होता तो उसको आपने ट्रांसफर करा कहां पे? डेबिट साइड में ट्रांसफर करा आपने, ग्रॉस लॉस। अब याद करो
अभी आपने पेपर भी दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर 19 आपने करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में और क्या दिखाते थे आप, याद है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच से ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो सारी इनकम्स को क्या करोगे, क्रेडिट साइड में डालोगे। ये आगे सारी इनकम एक एक करके सारी डाल दिया आपने। उसके बाद एकदम नीचे आके आपने क्या करा, टोटल करा, फाइन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कौन से एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग में तो आपने पहले ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए थे, अब पीएनएल के डेबिट साइड में आपने कौन सा एक्सपेंसेस डाला, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। सो टू एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कौन कौन से एक्सपेंसेस थे, सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, रिपेयर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारी चीजें आपने डाल दी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करा, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी कि अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर आया, दिस वाज योर नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आपने क्या करा, उस ओनर की कैपिटल में ऐड कर दिया। और अगर बैलेंस यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड पे नेट लॉस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया, तो उसको हमने क्या माना, नेट लॉस। और ये नेट लॉस बैलेंस शीट में कैसे, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या करा था आपने, कैपिटल में से माइनस कर दिया था। अब यहां पे बात हो रही है पार्टनरशिप बिजनेस की। नॉर्मली पेपर में जो क्वेश्चन आता है, ये आपको ना ऑलरेडी गिवन होता है कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, फिर हमें आगे इसकी एप्रोप्रिएशन बनानी होती है। तो अगर मान लो नेट प्रॉफिट है, उस साल आपका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस गिवन है जो है तो कंपलसरी एक्सपेंस। नाउ ये सारी एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं, दीज आर कंपलसरी एक्सपेंसेस। कंपलसरी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट, लॉस, कुछ भी हो जाए, ये सारे वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस को चलाने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं ऑन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। यू हैव टू मेक दीज एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस अगर आप करते हो, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो आपकी प्रॉफिट या लॉस हो गया, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा आपसे। अब मेरी बात सुनो, अब पार्टनरशिप बिजनेस में होता गया, ये तो ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट लॉस गिवन है, इसका मतलब वो ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट बना चुके हैं। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है विद रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप फॉर्म, वो सारों को आप यहां पे दिखाना भूल गए। नाउ व्हाट, अगर हम ओमिट कर गए, जैसे हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें जो भी एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन होता था, उसका हम डबल इफेक्ट करके दिखाते थे, राइट। डेप्रिशिएट मशीनरी, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में मशीनरी गिवन है, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हमने डेप्रिशिएट करके दिखा दिया, उसका डबल इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में भी दिखा दिया और बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू को कम करके दिखाया। अब यहां पे भी पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपलसरी एक्सपेंस होती हैं, जो अब यहां पे दिखाना भूल गए। वो क्या हो सकती हैं, वो देखते हैं हम लोग। वो उनको हम कहते हैं, दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दीज आर कॉल्ड व्हाट, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ओके, तो ये क्या क्या हो सकती हैं चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स? ये हो सकती हैं आपकी रेंट टू एनी पार्टनर, यानी कि अगर मान लो पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी पे ऑफिस खोल दिया, पार्टनरशिप फर्म की ऑफिस, तो ऑब्वियसली वो पार्टनर क्या करेगा, रेंट लेगा ना उससे, बिजनेस से। तो वो रेंट जो दे रहे हो, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये आपका चार्ज है, देना ही देना है, आपने खर्च करना ही करना है। एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया, तो भाई वो इंटरेस्ट तो वो लेगा, चाहे ये थोड़ी देखेगा कि फर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगेन दिस इज अ चार्ज। इसके अलावा अगर मान लो, खैर इसमें मैनेजर्स कमीशन जो है ये आपने करा हुआ है क्लास 11 में भी,
बट इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैनेजर को हम तभी कमीशन देते हैं जब प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं देते। हालांकि ये चार्ज है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट है, सबसे पहले बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स में, अमंग पार्टनर्स, मैनेजर हैज टू बी गिवन द कमीशन। मैनेजर को पहले कमीशन देना पड़ेगा। तो मैनेजर को अगर आपको कमीशन देना है, उस प्रॉफिट में से जो भी नेट प्रॉफिट आपका बचेगा, ये सारे खर्च करने के बाद पहले मैनेजर को कमीशन दोगे, और उसके बाद अगर और कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचा तो पार्टनर में बांटेंगे, वरना नहीं बांटेंगे। प्रॉफिट होगा ही नहीं तो बांटोगे कहां से? उसी को हम आगे जाके करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसके लिए। तो फिलहाल ये यहां तक समझो कि अगर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, करेक्ट। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा वही आपने सीखना है। बट क्वेश्चन में साथ में अगर ये भी दे दे कि रेंट टू पार्टनर देना था, किसी पार्टनर को रेंट देना था, नहीं दिया, किसी पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, कमीशन मिलना था, नहीं दिया आपने, तो अगर नहीं दिया, ये सारी चीजों की एडजस्टमेंट भी दिखानी होगी। दीज आर कॉल्ड चार्जेस। तो ये चार्जेस वगैरह कहां शो करेंगे हम लोग यहीं पे शो करते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट्स है। रेंट टू पार्टनर, एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, फिर आ गया आपका मैनेजर्स कमीशन। अब जो जो चीजें एडजस्टमेंट करनी थी वो सारी चीजें आपने एडजस्ट कर दी। करने के बाद अब जो आपका ये बचा, अगर इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड, ये बन गया बेटे आपका नेट प्रॉफिट। और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आया, ये हो गया आपका नेट लॉस। अब अगर प्रॉफिट बचा, ये सारी चीजें करने के बाद, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये तो पार्टनरशिप फॉर्म है, एक बंदा तो है नहीं ओनर, बहुत सारे ओनर्स हैं जिनको हम पार्टनर्स कह रहे हैं। तो ये अवेलेबल या डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं इसको। ये डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जाएगा किसको? उन पार्टनर्स को बांटा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। This is called appropriation of profits. यानी कि एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऑफ प्रॉफिट्स ये होता है। इसको हम कहां पे शो करके दिखाएंगे? कोई अकाउंट तो बनाओगे इसको दिखाने के लिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा आपने। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, आपको क्लास 12 में जो सबसे पहला अकाउंट इसमें बनाने के लिए दिया जाएगा, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें जो है आप क्या दिखाओगे? ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास बचा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे। अब आपके मन में एक शंका होगा कि सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सपोज आपने तो बना दिया, क्वेश्चन में अगर पहले से नेट प्रॉफिट गिवन है और एडजस्टमेंट में गिवन है कि ये सारी चीजें हम करना पहले भूल गए, विच आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर भूल गए तो उसको कहां दिखाएंगे? राइट, हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे अब दोबारा से। हालांकि उसको आना चाहिए था, यहाँ पे दिखाना चाहिए था, जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा, लेकिन वो ओमिट कर गए। इसको नहीं दिखाया, इसको नहीं दिखाया, इसको नहीं दिखाया, और बिना इनके आपको क्या दे दिया उन्होंने? नेट प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्या करें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, अगर प्रॉफिट बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसीलिए उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो गया फिर तो एप्रोप्रिएट होगा ही नहीं कुछ। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे
तो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। उसी में ये सारी चीजें जो अवेलेबल प्रॉफिट आपको गिवन होगा उसको जब हम एप्रोप्रिएशन में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले, है ना। तो जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, उसमें से एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि उसको उसमें से माइनस करके नेट अमाउंट हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। वो नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे कैसे करेंगे, राइट। तो आपको जो याद रखना है अब वो ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे उसमें क्या क्या चीजें आपने बनानी है। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होगा पहले से, उसमें अगर ये सब है वो सारे एडजस्ट करोगे, करके आप कहाँ पे दिखाओगे, क्या बनाना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें बनाने के बाद आपको फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना के प्लस माइनस जो भी उनकी कैपिटल करके एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल बैलेंसेस बचेंगे उसको जाके आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो इंडिविजुअल उनकी कैपिटल में। ये होती है आपकी पार्टनरशिप में अकाउंट बनाने का जो मेन चीज है, आप बनाना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल जो पार्ट है इसका, ठीक है। तो अभी तक जो हमने करा इसको घर जाके अच्छी तरह पढ़ो, सारी थियोरेटिकल पार्ट मैंने ऑलमोस्ट खत्म करा दिया है, बाकी घर जाके बाकी सारी चीजें एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि एक बार हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे तो वो सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताया थियोरेटिकली, या जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके प्रोविजंस वगैरह, वो सारी चीजें आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए, पूछते ही आपके मुंह से घड़घड़ करके सारा निकलना चाहिए, राइट। तब जाके आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।